जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल जो है वो हमने प्री स्कूलर और जो स्कूलर चाइल्ड थे उनकी वहां तक पढ़ा था और हमने ओबेसिटी तक कंप्लीट किया था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर आवाज आ रही है मेरी सही? जी जी मैम, आपकी बात आ रही है। ठीक है। हमारा टॉपिक है अंडरवेट। जब हम इम्बैलेंस डाइट यूज कर रहे हैं तो वहां पे या तो एक चीज की जो है वो हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, या जो है वो बहुत कम ले रहे हैं। जब हमने ओबेसिटी को पढ़ा था तो हमने वहां पे ये बात की थी कि जो हमारा इनटेक है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैलोरीज का एक्सपेंस उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना जो है वो हमारी बॉडी इनटेक कर रही है, जितना हम चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। और अंडरवेट की जब हम बात करें उसमें ये है कि उसमें हमारा जो बीएमआई है वो लेस देन 18.5 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी कैलोरीज हैं, जो हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक है वो फुलफिल नहीं हो रहा। जो रिक्वायर्ड है ना हमें कैलोरीज, यानी कि जितना स्टैंडर्ड कैलोरीज हमने पर डे लेनी है वो हम नहीं ले रहे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट स्टेट में चली जाती है। स्टार्ट में तो ये होता है कि हम जो है वो हमसे जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं उसको भी हम एक्टिवली परफॉर्म नहीं करते। और अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ऐसी ही डेफिशिएंट डाइट पे रहते हैं तो उसका क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है। जैसे कि हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, 6 to 12 ईयर्स एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो उनकी बोन वीक हो जाती हैं, ठीक है। बोन्स वीकनेस जो है वो उसकी तरफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो उसकी तरफ लीड कर जाती है। इसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें बोन्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा ये है कि हम हर टाइम जो है वो लेजी रहते हैं और हम कोई भी काम जो है वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते। डिफरेंट फिजिकल इलनेस हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारी मेंटल एबिलिटीज जो है वो रिटार्ड हो जाती हैं। ब्रेन जो है वो उस वे में फंक्शन नहीं कर रहा होता जिस वे में जो है वो एक एक्टिव हेल्दी ब्रेन को करना चाहिए, ठीक है। इस सब की वजूहत क्या होती है कि डाइट जो है वो हमारी बैलेंस नहीं है। और हम हमारे इस फेज में जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो जो है वो डाइट उसको नहीं मिल रही है। तो वो चीज उसको नहीं मिल रही है जो उसकी फंक्शनिंग के लिए चाहिए, तो वो डेफिनेटली वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो जो भी बॉडी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमारी बॉडी अंडरवेट स्टेट में चली जाती है। इसकी मल्टीपल काजेज होती हैं हमारे पास। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो है अगर हम डाइट का इंटेक प्रॉपर नहीं, ये तो उसकी एक प्राइमरी काज है ना, कि अगर हमारी प्रॉपर डाइट नहीं है तो उसकी वजह से जो है वो हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी मल्टीपल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, हमारे फैमिली फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स भी जो है वो हमारी हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेट में जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, जो है बिंज ईटिंग एक डिसऑर्डर है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, ठीक है। इसको हम फर्दर डिटेल से नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऐसे पर्सन जिनका डेली की जो वर्क रूटीन है बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनको बहुत हैवी काम करना पड़ता है लेकिन उसके मुताबिक उनको डाइट नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी सोसाइटी में जो लो क्लास लोग हैं उनकी बात करें, जिनका जो कि अच्छी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियल जिनको इश्यूज होते हैं, ठीक है, अब उनको काम जो है वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग उनको डाइट मिल नहीं रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा उनकी बॉडी वीक हो जाती है। और अगर हम इस मदर की बात करें जो जो कि इस बैकग्राउंड में आती हैं, तो उन मदर में जो डेफिशिएंसी होती है वो अल्टीमेटली नेक्स्ट चाइल्ड में भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। ये इसके बाद ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं।
अच्छा, जब हमने कल ओबेसिटी की बात की थी उसमें हमने कहा था कि जब हम एक पर्सन को उसकी 20 पर्सन को डाइट प्लान देते हैं, उसमें जो उसकी कैलोरीज होती हैं उसको हम 400 माइनस कर देते हैं। और जब हम एक ऐसे ही 18.5 होता है, ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसमें हम एडिशनल फूड ऐड कर देते हैं उसकी डाइट में। ठीक है, ताकि उसकी जो उसको हम स्टेबल फेज की तरफ ला सकें। उसकी जो डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी में, सवेयर डेफिशिएंसी, उसको जो है वो हम ऑल्टरनेट सोर्सेज से पूरा करवा सकें। तो हम उसकी डाइट में जो ब्रेकफास्ट डिनर लंच तो वो बंदा ले रहा है, इसके अलावा हम स्नैक्स ऐड कर देते हैं उसकी डाइट में। स्नैक्स में आप डिफरेंट चीजें ले सकते हो, रॉ फ्रूट ले सकते हो, सैलड ले सकते हो, ठीक है, डिफरेंट नट्स कंज्यूम कर सकते हो, स्किम मिल्क, इस तरह की चीजें जो है वो हम एडिशनली उसकी डाइट में ऐड कर देते हैं। और इसमें ये है कि हमने जो शुगरी फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे हमने अवॉइड करना होता है। इसके आगे जो है वो इसके शुगरी प्रोडक्ट से हमारे चाइल्ड हेल्थ से क्या लिंक है उसको हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। वेन टू सी अ डॉक्टर, कि अगर एक बंदा जो है वो मेल नरिश स्टेट में जा रहा है, अंडरवेट हो रहा है, तो हम उसने जो है वो एक कंसल्टेंट से कब जो है वो उसके पास कब उसको जरूरत फील होगी। इसमें अगर हम आजकल देखें तो लोगों में डिप्रेशन का इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनकी जो कि हम इनको डायरेक्ट हेल्थ के साथ भी लिंक करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही होती है। तो अगर हमें बहुत ज्यादा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया अचानक ही हमारा, ठीक है, और अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं कि वो एक नॉर्मल बंदे की तरह जो है वो खाना नहीं खा रहा है, उसका ईटिंग स्टाइल जो है वो जरा एबनॉर्मल है, वो गैदरिंग में बैठ के खाना जो है वो कंफर्टेबली नहीं खा रहा है, तो उसके साथ कोई इशू हो सकता है। और अगर ये बहुत ज्यादा सिवियर लेवल पे चला जाए ना, तो वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है वो उसको गाइड करना चाहिए कि वो किसी कंसल्टेंट के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास जाए, किसी एक्सपर्ट के पास जाए जो उसे प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। इसके बाद हम आते हैं चाइल्डहुड कैरीज, जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा आम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेंटल कैरीज, दांतों में जो है वो कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है और दांत बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके हमारे पास वजूहात क्या है कि बच्चे जो है ना, जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि फास्ट फूड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो इसी तरह जो बच्चे हैं ना, ये कैंडीज जो होती हैं, डिफरेंट स्नैक्स, इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो शुगरी फूड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा जो है वो डेंटल कैरीज की वजह बनती हैं। और इसके अलावा जो बच्चे बॉटल्ड मिल्क कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, उनमें भी जो है वो डेंटल कैरीज अर्ली स्टेजेस में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज जो हैं वो भी इससे लिंक करती हैं। उसमें हमारे पास कौन न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे कि कल हमने पढ़ा था विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन ए, इसके अलावा प्रोटीन्स। हमारे जो डेंटल स्ट्रक्चर है वहाँ पे कोलेजन एक प्रोटीन होती है जिसकी फॉर्मेशन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। इसी तरह हमारे टीथ की में जो है वो इनेमल की एक लेयर होती है, जिसको केराटिन कहते हैं, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें विटामिन ए चाहिए। तो अगर इन चीजों की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हाँ, वो हमें डेंटल कैरीज की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, जो हमारा टीथ स्ट्रक्चर है वो मुतासिर होना स्टार्ट हो जाएगा अगर इन चीजों की डेफिशिएंसी जो है वो अर्ली स्टेजेस में हो रही है बच्चे में। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं बच्चे आजकल, तो उसकी वजह से डेंटल कैरीज होता है। वो होता बेसिकली कैसे है, हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोटा होता है। वो जो माइक्रोफ्लोरा होता है ना, वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हमारी एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। लेकिन कभी कभार जो है वो, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि बहुत फूड एलर्जीज जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स हैं उनके साथ बैक्टीरिया के साथ उनका रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में एक एसिड बनता है। वो एसिड क्या करता है, वो टिप डिके का जो है वो उसकी वजह बनता है, डेंटल कैरीज की वजह बनता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं चिप्स आ जाती हैं, ब्रेड, पास्ता, कैंडीज, इन चीजों से जो है वो हमने बच्चों को अवॉइड करना होता है।
कल जो है वो हमने डिटेल से पढ़ा है कि एक मदर्स की हमने कैसे काउंसलिंग करनी है, ठीक है, उसको बताना है कि इस एज में उस बच्चे को कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, उसने उसको काउंसल कैसे करना है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स कैसे डेवलप करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें जब हमने कल डिटेल से पढ़ी हैं। अच्छा, इसके बाद है डेंटल कैरी से बचा कैसे जा सकता है। तो इसमें है कि इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमने बच्चे की जो है वो हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है। बच्चे की जो लाइक्स हैं वो हमने हेल्दी हेल्दी लाइक्स डेवलप करनी है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो है वो मदर की काउंसलिंग बहुत लाजमी है। अगर मदर को पता होगा कि मैंने ये चीज देनी है, मैंने अपने बच्चे को ये चीज देनी है, और ये चीज जो मैंने इसको नहीं देनी, इसके ये हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है, तो मदर का और हमारी सोसाइटी का बहुत रोल होता है इस तरह की ये सारी एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न को, हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने में। हमने बच्चे को हेल्दी डाइट से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। और इसके अलावा हमने उनकी ये हैबिट बनानी है कि आपने हर खाना खाने के बाद जो है वो अपने टीथ ब्रश करने हैं, स्पेशली रात को जो है वो सोने से पहले। क्योंकि ये जो एसिडिक प्रोडक्शन होती है और जो कि अल्टीमेटली डेंटल कैरीज की वजह बनती है, तो ये इसी फेज में होती है, इसी स्लीपिंग जो हमारा साइकिल होता है इसमें वो एक्टिव होता है, वो माइक्रोबायोटा, ठीक है, जो कि डेंटल कैरीज की वजह बनता है। तो ये चीज हमने बच्चों की एक आदत बना देनी है अर्ली चाइल्डहुड से ही, कि वो हमेशा खाने के बाद उन्होंने दांतों को जो है वो ब्रश करना है। इसके अलावा उनको फ्लोरिनेटेड वाटर हमने कंज्यूम करवाना है, क्योंकि फ्लोराइड जो टीथ हेल्थ को डेवलप कर रहा होता है। हाँ, क्या काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक है कि टीथ के ऊपर ना एक प्लास्टिक प्रोटेक्टिव कवरिंग हम लोग लगवाते हैं। इसके लिए ये है कि हमने पहले अपना जो फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, उससे हमने कंसल्ट करने के बाद जो है वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो बिना दांतों को जो है वो कैरी से बचाने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन इसके यूज करने से पहले क्या है कि हमने अपने कंसल्टेंट से जो है वो कंसल्ट करना होता है, उसके बाद जो है वो हमने डिफरेंट सीलेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं डेंटल कैरीज से बचने के लिए। अच्छा, इसके बाद है टूथ फ्लॉस। अब एक है पर्सन के उसमें जो है वो दांत गिरना शुरू हो गए हैं। ये जो है ना, ये अर्ली चाइल्डहुड में भी होती है, और जो एडल्टहुड होते हैं उस एडल्ट्स में भी जाके ये चीज जो है वो डेवलप हो सकती है। तो इसका क्या है कि इसमें डिफरेंट जो लोग होते हैं वो प्रोसेसेस यूज करते हैं। तो इसमें इस अगर हम ये भी यूज करें ना कि अगर हमारे दांत गिरना शुरू हो गए और हमने प्रोसेसेस लगवा लिए, तो इसमें कोई भी नुकसान की बात नहीं है। क्योंकि जब हमें डेंटल कैरीज होता है ना, तब भी हमारे दांतों में जो है वो बहुत सवेयर पेन होता है, ठीक है। और जब हम अपना एक पूरा डेंचर चेंज करवाते हैं, तो उसके बाद स्टार्ट में ना हमें अपनी डाइट भी मॉडिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि सॉलिड डाइट जो है वो बंदा डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता, उसमें भी हमें अर्ली फेज में पेन होता है, ठीक है, हमें अपनी डाइट मॉडिफाई करनी पड़ती है। तो ये चीज नॉर्मल है, अगर लोग इस चीज को करें तो ये नॉर्मल है। इसमें जो है वो अगर आप कोई भी बंदा इस चीज को अडॉप्ट करना चाहता है, तो ये उसके लिए कोई ऐसा साइड इफेक्ट जो है वो नहीं काज करेगी। अगर उसकी पेन हो रही है या उसको अपनी डाइट में कोई चेंज लेके आना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये उसके लिए ऐसे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हम अपना डेंचर चेंज कर सकते हैं, प्रोसेसेस जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कल पढ़ी थी, जो कि साइकोलॉजिकल डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट में होती हैं, जिसमें बिंज ईटिंग पढ़ी थी हमने। बिंज ईटिंग क्या होती है कि इसमें एक जो पर्सन होता है, वो उसका ईटिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल होता है, वो बहुत एबनॉर्मल वे से जो है वो खाना खाता है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो फूड कंज्यूम करता है। इसमें दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया में क्या, ये दोनों जो है वो साइकोलॉजिकल स्टेट है, दोनों जो है वो साइकोलॉजिकल स्टेट है। उस बंदे का जो मेंटल सेटअप होता है ना, वो बहुत मुतासिर होता है, उसमें डिफरेंट तरह के जो है वो फियर्स होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसका ये सारा लाइफस्टाइल जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया होता है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा की। बुलिमिया नर्वोसा में क्या है कि इसमें उसकी बहुत ज्यादा जो है वो खाना खा रहा है, एक्सेसिव ईटिंग है उसकी, लेकिन वो करता है क्या है कि उसको ओबेसिटी का बहुत ज्यादा फेयर होता है, तो वो वॉमिट कर देता है,
फॉरन, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, यानी कि खुद से जो है वो बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है और खुद से ही जो है वो सारा खाना बाहर निकाल देता है। तो ये एक बहुत एबनॉर्मल फेज होता है, जिसको जो है वो साइकोलॉजिकली उस बंदे को हमें ट्रीट करने की जरूरत होती है। एनोरेक्सिया में क्या है, इसमें भी जो है वो पर्सन बिल्कुल ही खाना छोड़ देता है। उसमें भी फेयर क्या होता है, ओबेसिटी का फेयर होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा एक तो जो एक्सपर्ट है वो तो रोल प्ले कर रहा होता है, जो जिस लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, जिस सोसाइटी में वो उठता बैठता है, अगर वो भी मोटिवेटिंग हो ना, तो वो चीज भी उसकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट को बहुत चेंज करती है। क्योंकि अगर हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स निकल रहे हो ना, तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो है वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। एक कंसल्टेंट का भी रोल होता है, हमारे सोसाइटी का सोशल सर्कल का भी रोल होता है। अ, अच्छा, इसके बाद है फूड एलर्जी। जब हम फूड एलर्जी की बात करते हैं तो उसमें हमारा कंसर्न होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है। आपको जैसे कि पता है, नॉर्मली इम्यून सिस्टम हमें हमें इम्यूनिटी देता है, ठीक है। डिफरेंट जो हार्मफुल एजेंट होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर रहा होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एबनॉर्मल इफेक्ट, एबनॉर्मल रिएक्शन हो जाता है फूड का इम्यून सिस्टम के साथ। यानी कि कुछ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ पर्सन में वो जो जैसा कि फूड एलर्जी कॉमन लैक्टोज में भी हो सकती है, मिल्क प्रोडक्ट से भी हो सकती है, सी फूड से भी हो सकती है, नट्स जो है इनसे भी हो सकती है। इसमें होता क्या है कि फूड का जो है वो रिएक्शन हो जाता है इम्यून सिस्टम के साथ। वो इम्यून सिस्टम जो है वो इसको एक एज अ हार्मफुल एलर्जन आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और उसकी वजह से क्या है, अल्टीमेटली डिफरेंट जो है वो हमें साइन सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये फूड एलर्जी है, और इम्यून सिस्टम का जब रिएक्शन होता है उसके साथ। तो इसका क्या है कि हम सबसे पहले तो हमें उसको ये इस पर्सन को रेकमेंड करना है कि आपने उस चीज जो आपके लिए सेंसिटिव है ना, जो कि एलर्जी काज करी है, उससे आपने अवॉइड करना है। उसका ऑल्टरनेट सोर्स जो है वो आप उस पर्सन को रेकमेंड कर सकते हो। पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं टू हेल्प द चाइल्ड ईट हेल्दी। सबसे ज्यादा रोल इस फेज में जो है वो पेरेंट्स का होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। पेरेंट्स में सबसे ज्यादा रोल जो है वो मदर का होता है। अब जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि मदर की हमने सबसे पहले मदर की काउंसलिंग होनी चाहिए। मदर को पता होना चाहिए कि अगर वो प्रेगनेंसी में है तो उसमें उसने कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, किस ट्राइमेस्टर में कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो अपनी डाइट ठीक रखेगी तो अल्टीमेटली जो है वो बच्चे की डाइट ठीक होगी, बच्चे की हेल्थ ठीक रहेगी। और दूसरी ये चीज है कि अगर इस तरह अर्ली फेज में ही कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाए ना, तो मैटरनल हेल्थ तो मुतासिर होती है, तो बच्चे की हेल्थ भी मुतासिर होती है, ठीक है। तो मदर की काउंसलिंग जो है, अवेयरनेस जो है रेलेवेंट टू द न्यूट्रिशन, ये बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा बच्चे को उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस करवाना चाहिए। जब वो 6 to 12 ईयर्स एज में आ जाता है, उसको डिफरेंट स्पोर्ट्स से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। डिफरेंट हेल्दी फूड्स से जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि इसी फेज में जो है वो बच्चे की हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। और अगर उसको घर का एनवायरनमेंट भी हेल्दी मिलता है ना, तो उसमें एज अ रिजल्ट उसमें हेल्दी हैबिट्स जो है वो डेवलप होती हैं। वेल ऑफ माइंड जो है वो उसका डेवलप होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ओवरव्यू है इस पूरे लेक्चर का, कि कल जैसे कि हमने पढ़ा था, जो प्री स्कूलर होते हैं उनके लिए उन पहले तो उनकी एज जो है वो कैसी होती है, दूसरा ये कि कौन से फैक्टर्स जो है वो उन इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जब वो स्कूलिंग उनकी स्टार्ट होती है, तब जो है उन कौन से फैक्टर्स जो है वो उनकी डाइट पे, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल पे इम्पेक्ट कर रहे होते हैं, उनको जो है वो मदर ने कैसे लेके चलना होता है। और इसके अलावा डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। उसमें ओबेसिटी की बात की है, ओवरवेट की बात की है, फिजिकल एक्टिविटी की बात की है, कि डाइट को तो हमने स्टैंडर्ड जो है वो रखना ही है, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी मैनेज करना है। और ये सिर्फ हम एक स्पेशल एज ग्रुप्स के हवाले से बात नहीं कर सकते। जो भी एज ग्रुप है, एक हेल्दी इंडिविजुअल को फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेड है, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी उसकी नहीं होगी ना, तो वो डाइट अच्छी ले भी रहा है, तो जैसे कि मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी कि वो उस पे हम इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको वो क्या है कि आउटपुट नहीं मिल रही है, तो उसका वो क्या हो जाएगा कि उसका बिजनेस जो है वो एक बार फ्लॉप हो जाएगा। इस तरह
अगर हम बॉडी को दे रहे हैं तो हमने अपनी बॉडी से लेना भी है, ठीक है, उससे हमने वो फंक्शन लेना भी है, ताकि क्या है कि हमारी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो और हम एक हेल्दी लाइन डेवलप कर सकें। अच्छा। ये एक वीडियो है। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी। ये वीडियो हो रही है? सर वीडियो की आवाज आ रही है आपको, प्ले थोड़ा हो सा रही है? वॉल्यूम थोड़ा सा हाई करिएगा। जी। नहीं, साउंड नहीं आ रहा। आ रही है आवाज सही? नहीं, बिल्कुल नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। सर आ रही है आवाज या नहीं? नहीं, बिल्कुल आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन तो शेयर है। स्क्रीन शेयर है। वीडियो के नीचे वॉल्यूम वाला ऑप्शन चेक करें। वो तो ओपन है ना? हाँ, ओपन है वो तो। ओपन है, मुझे तो आवाज आ रही है। चलें, एक दफ़ा कंटिन्यू कर दें, फिर देखते हैं। आ रही है आवाज सर? अ, जिन बच्चों का वॉइस का इशू है, वो ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो हाँ, या फिर आप ना पिक्चर्स ही देख लें, उससे आपको समझ आ जाएगी। ये ठीक है। ठीक है। इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जो फैट्स और ये जो स्वीट्स प्रोडक्ट होती हैं, ये बच्चों की फेवरेट होती हैं, ठीक है, और वो इनको बहुत ज्यादा इनटेक इनका करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या है कि हमने उनके इनटेक को ही रिड्यूस करना है। बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं करना, उनके इनटेक को रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमें डेंटल कैरीज की तरफ लेके जाती हैं। ये फूड पिरामिड में अब प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। ये सोर्सेस का बता रहे थे।
ये जो वीडियो थी ये हमारी पूरी प्रेजेंटेशन का एक तरह का ओवरव्यू थी। इसमें उसने डिफरेंट फूड पैरामिड्स को डिस्कस किया हुआ था, और उसमें जिस जैसे कि एक फूड पैरामिड में जितने पोर्शंस आते हैं, जो भी डाइट्स होती हैं उनका बताया। और लास्ट में जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को डिस्कस किया कि हमने डाइट के साथ साथ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को लेके चलना है। इसके बाद ये है कि फैमिली के साथ जब बैठ के हम खाना खाते हैं उसका भी हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि हमने बात की कि एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है, हमारी फैमिली एनवायरनमेंट जो सोशल सर्कल होता है वो भी हमारी हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने में इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जी। बिल्कुल मैडम, आपने ठीक लेक्चर कहा। और काफ़ी चीज़ें जो मतलब जो लेक्चर्स की थी वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। न्यूट्रिशन हेल्थ स्टेटस को डिफाइन किया कि ओवरवेट और ओबेसिटी लेक्चर के। आई थिंक जल्दी कंप्लीट हो गया है। तो ओवरवेट और ओबेसिटी को बड़े अच्छे से मतलब आपने वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो केयर थी ईसीसी, उसको आपने मतलब अच्छा किया। और उसमें जो बच्चों का जो लाइफस्टाइल होता है, उनका जो ईटिंग पैटर्न है, और उसमें जो शुगरी फूड का इंटेक बच्चे करते हैं, मतलब उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं, डेंटल कैरीज और मतलब ये टूथ डिके जो होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों को मतलब काफ़ी चीज़ों का मतलब ये नई चीज़ें हैं, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। और ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर था काफ़ी। और इसके बाद मतलब आपने मतलब फूड एलर्जी के बारे में डिस्कस किया कि जो हमारे 8 या 9 मतलब फूड ग्रुप्स हैं, उनमें से जो स्पेसिफिक चीज़ें जो मोस्टली फूड एलर्जन के तौर पे कंसिडर की जाती हैं, उनकी वजह से जो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो उसको हमने किस तरह कवर करना है वो आपने बताया कि उन चीज़ों का हमने इनटेक है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और पेरेंट्स का रोल है, उसको आपने मतलब वो एक स्टोरी के फॉर्म में एक अच्छे से आपने मतलब वो डिस्कस किया। तो अगर किसी और का कोई मतलब सवाल वगैरह क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकता है। जी, क्वेश्चन है किसी की तरफ से तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मैम, ये जो बच्चे होते हैं पिकी ईटर्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होते हैं वो मुंह में डालना शुरू कर देते हैं, जो टीचर वगैरह होते हैं, तो इसके लिए मतलब पेरेंट्स के लिए क्या मतलब हम गाइडलाइंस दे सकते हैं? सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, काइंडली दोबारा बोलिएगा। मैं ये कह रहा था कि कुछ बच्चे पिकी ईटर होते हैं, मतलब हाँ स्पेसिफिक जी। चीज़ें, मतलब कोई भी मतलब वो चीज़ है पकड़ी और उसमें मुंह में डाल ली, और या मतलब कोई भी कागज़ हाँ जी। वगैरह है। तो इसलिए पेरेंट्स की हम्म। क्या गाइडलाइंस हो सकती है कि बच्चों को किस तरह वो एक्टिविटी में एंगेज रखें कि बच्चे का मतलब ये जो कंसंट्रेशन है इस खाने की तरफ ना जाए? हम्म। जी, अच्छा, इसमें इसमें हम पेरेंट्स जो है वो ये कर सकते हैं कि अब कुछ बच्चे होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम में जो है जब उनको कोई नहीं मतलब फैमिली में उनके साथ होता है ना, तब वो इस तरह की चीजें जो है वो खुद के साथ ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स जो है वो उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखें, उनको प्रॉपर जो है वो टाइम दें,
और जिस टाइम पीरियड में वो इस तरह की चीजें जो है वो कंज्यूम करें, तो उनके साथ उनको अपने साथ किसी एक्टिविटी में लगा लें। ठीक है। तो मतलब उनको अपने साथ मसरूफ रखें या उनको कोई ऐसी चीज दे दें कि मतलब डिफरेंट गेम्स में उनको इन्वॉल्व कर दें। तो इस तरह से भी जो है वो बच्चे इस चीज, आजकल जो है वो ट्रेंड है, बहुत सारे बच्चे जो है वो इस तरह की चीजें कंज्यूम करते हैं। तो इसमें यही है कि बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो उस वो पिकी ईटिंग बिहेवियर से जो है वो उनको रोका जा सकता है। ठीक हो गया। और कुछ बच्चे मतलब मोस्टली वो कंप्लेन करते हैं कि वो दूध नहीं पीते या उन्हें अच्छा नहीं लगता, या मतलब ये कि गोश्त वगैरह है, मतलब हाँ अभी जी। कह लें कि आजकल जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनमें मोस्टली एनीमिक है, मोस्टली फीमेल का जो है, तो वो इसके पीछे रूट काज क्या है कि बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें क्यों स्किप कर देते हैं, डिसलाइक क्यों करते हैं, हालांकि ये इनकी ग्रोइंग फेज होता है बॉडी का ग्रो करने का, डेवलप होने का। और इस दौरान अगर ये चीज़ें स्किप कर देंगे तो बॉडी के अंदर इन चीज़ों की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम इसको किस तरह बिल्कुल हो कॉम्पेंसेट कर जाएगी। सकते हैं? जी, इसमें ये होता है कि हमने ना हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स होना चाहिए। अगर बच्चा उस चीज को लाइक नहीं कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल मिल्क को वो एज सच नहीं कंज्यूम कर रहा है, तो हमने उसको ये है कि हम जूस उसको दे सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि बनाना शेक होता है वो हम उसको दे सकते हैं। डिफरेंट डाइट्स में उसको वो चीज ऐड करके ना वो उसको एक डिलीशियस सा मील बना के दे देते हैं। और वहाँ जैसे योगर्ट जो है वो हम उस मिल्क के बजाय उसको वो दे सकते हैं। तो डिफरेंट फ्रूट्स के जो है वो बना के उसको उसमें ऐड करके वो उसको कंज्यूम करवा सकते हैं। इस तरह ऑल्टरनेट सोर्सेज से जो है वो हम उसकी डेफिशिएंसी पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा मतलब मोस्टली सुनने में आया कि मतलब बच्चे जो हैं मतलब वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, दूसरों को कॉपी भी करते हैं, और सम टाइम मतलब ये है हाँ कि जी। वो लर्निंग भी कर रहे होते हैं पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स का यस। जो लाइफस्टाइल है, उनके खाने पीने की हैबिट्स, आइदर कि वो बच्चे पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, या मतलब मोस्टली पेरेंट्स हैं खुद मतलब मोबाइल की चीज़ें और मतलब हर वक्त मोबाइल में बिजी रहते हैं, और बच्चे जो हैं उनका मतलब मोस्टली कह लेंगे खाने पीने की हैबिट्स या उनका जो टाइम है वो मोस्टली स्किप हो यस। जाता है। तो इसके बिल्कुल। लिए फिर वो क्या रिकमेंडेशन आप देंगे? इसके लिए आजकल जो ज्यादा मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को हम्म। प्रॉपर टाइम दे सकें। इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अर्ली एज में गलत चीजों में पड़ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो मैं तो ये कहूंगी कि हमारी जो फैमिली इन्वायरमेंट है उसका होता है। अगर उसको वो आजकल हर बंदा जो है वो आई थिंक सो कि वर्क कर रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी जगह। तो इसका ये है कि हमने अगर हमारी डे टाइम में अगर हम किसी जगह जा रहे हैं तो उस टाइम में मोस्टली जो है वो बच्चे घर में कोई होना चाहिए जिसके पास जो कि है मतलब कोई भी एक पर्सन हो जिसके पास हम उसको छोड़ जाएं। और फिर घर में आने के बाद भी अगर हम उसको टाइम ना दें तो वो भी जो है वो बच्चा उस चीज को भी फील कर रहा होता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना उसमें बच्चा जो है वो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसमें ये सारी चीजें डेवलप हो रही होती हैं। तो अगर स्टार्ट में बच्चे को टाइम ना मिले ना अपनी फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, तो वो स्टार्ट में उसमें डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें मदद को ये चाहिए कि अपनी एक प्रॉपर रूटीन सेट करें। ठीक है। वो उसके साथ बैठ के खाना खाएं और उसको एक प्रॉपर टाइम दें जिसमें वो बच्चे के साथ बैठ के कोई गेम खेलें। ठीक है। उसके साथ बातें करें, डिफरेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उसके साथ, अपनी कोई बात करें उसके साथ। इस तरह जो है वो हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक और मतलब ये था कि बच्चे जो हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं स्कूल रूटीन में भी, मतलब ये देखने में आया कि जो बच्चे हैं वो ब्रेकफास्ट प्रॉपर तरीके से इंटेक नहीं करते, और लंच अगर दे दे तो लंच भी उसी तरह मतलब वो टिफिन या जो भी उनका लंच बॉक्स है वो उसी तरह बच्चे लेके आ जाते हैं, या फिर अपने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। ओके। मैंने ये क्वेश्चन किया था कि बच्चे जो हैं वो मोस्टली अपना ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर देते हैं, अगर तूने लंच लंच के लिए मतलब वो जो पैक करके दिया जाए तो वो या तो मतलब वो अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर उसी तरह हाँ मतलब जी। वो घर में वापस लेके आ जाते हैं।
तो किस तरह बच्चे जी। को मतलब वो एक फ़ैसिनेटिंग सा मील बना के दिया जाए या कौन-सी प्रैक्टिस मदर को फ़ॉलो करनी चाहिए कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ के बच्चे को पूरा मतलब वो इनटेक करवा के तो फिर स्कूल के लिए भेजा करें या इधर फिर वही जो बस बच्चे को पैक करके दे दिया, खाया, खाया, ना खाया तो फिर उसी तरह वापस ले आया। तो ये क्या ये प्रैक्टिस जो है वो बच्चे के लिए मतलब वो क्या हार्मफुल हो सकती है? इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर बहुत सारी आजकल जो हमारे स्कूल लेवल पे कैंटीन्स है वहाँ पे कोई हेल्दी फूड प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। बिल्कुल। तो इसमें मदर को ये करना चाहिए कि वो घर से कोई उसको चीज़ बना के दे दें, जैसे कि बच्चे मीट जो फूड प्रोडक्ट होती है ना उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मीट की कोई उनको रेसिपी बना के दे दें, जैसे कि चिकन सैंडविच जो है वो बना के दे सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा पोटैटोज़ से जो है वो डिफरेंट कोई रेसिपी बना के दे दें। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बच्चे उनको लाइक करते हैं। तो इस तरह जो है वो उनको डिफरेंट इसका कोई जूस दे दें, ठीक है? फ्रूट जूस दे दें या कोई शेक्स वगैरह बना के दे दें इसके साथ, जो उसको जो बच्चा वो लंच में इसको ईज़िली कंज़्यूम कर सके। राइट। और इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब थोड़ा-सा डिस्कस कर दें, क्योंकि आजकल की रूटीन में एक बड़ा वो फ़ास्ट जनरेशन मतलब जा रही है, कि बच्चे सुबह उठते हैं तो स्कूल हाँ जाते हैं, जी। स्कूल से फिर मतलब एकेडमी, फिर कुरान पाक का मतलब है, तो हुँ। बच्चों को अपनी फिज़िकल हाँ एक्टिविटी के लिए जी। टाइम नहीं मिलता, इंडोर एक्टिविटी या जी। आउटडोर एक्टिविटी भी ना होने के बराबर है। तो हुँ। फिज़िकल एक्टिविटी का थोड़ा-सा मतलब एक्सप्लेन कर इसमें दें। ये है फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आजकल जो बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे भी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को करवा रहे हैं। उनमें ये है कि जब सुबह का टाइम होता है तो उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट स्पोर्ट्स गेम्स करवाते हैं और बहुत सारी जगहों पे तो एक पीरियड जो है वो स्पेशली इसी चीज़ का होता है फिजिकल एक्टिविटी का। तो ये तो हमने बात कही ना कि स्कूल लेवल पे, घर पे हम लोग क्या कर सकते हैं? घर पे ये है कि अगर आपकी, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, अगर आपका फैमिली एनवायरनमेंट हेल्दी है ना, अगर आपके पेरेंट्स ने प्रॉपर अपना एक टाइमिंग रूटीन सेट की हुई है कि इस टाइम में हम सब फैमिली मेंबर्स ने बैठ के खाना खाना है, ठीक है? और इस टाइम में जो है वो हम सब ने वॉक करनी है। अब देखिए अगर पेरेंट्स जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, तो डेफिनिटली जो बच्चा है वो भी उनके साथ जाएगा। तो इस तरह अगर घर के बड़े जो हैं वो इस चीज़ पे हैं, तो बच्चे भी इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। अब वो मॉर्निंग में भी हो सकता है, ठीक है, नाइट में भी हो सकता है। इस चीज़ पे जो है वो पेरेंट्स इसको लेके आते हैं कि जिस तरह अगर उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी की रूटीन जो है वो उन्होंने सेट की हुई है कि सुबह को 6 या जैसे भी फजर की नमाज के बाद उन्होंने 1 घंटा वॉक करनी है, ठीक है? तो अब सारे फैमिली मेंबर्स इस पे जा रहे हैं, तो जो बच्चे हैं स्पेशली मदर्स जो हैं वो इस चीज़ पे होती हैं, वो भी बच्चों को लेके जाती हैं अपने साथ, जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड मदर्स होती हैं। इसी तरह शाम में वो खाने के बाद फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसे आउटिंग के लिए, वॉक के लिए, तो बच्चे हमारे साथ जाते हैं। तो ये भी एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी में ही आ जाती है, इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल मैडम, ठीक कहा आपने। ये ज़ुमान फ़रीदी का एक क्वेश्चन था कि वो बॉटल फीडिंग का थोड़ा-सा मतलब इलैबोरेट कर दें, कि बच्चे के लिए बॉटल बॉटल फीडिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और उसको मतलब अच्छा। ये जो इश्यू क्या हो सकते हैं? ठीक है। बॉटल फीडिंग में ये है कि आजकल जो है ना बहुत लंबे अरसे तक जो मदर्स ने बच्चों को ना बॉटल फीडिंग पे ही लगाया होता है। तो उसमें ये इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो हम मटीरियल यूज़ कर रहे हैं ना बॉटल फीडिंग के लिए, तो वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। कई बार ये है कि वो अच्छे से वॉश नहीं होता है और वही इसको बार-बार बच्चे को उसी में कंज़्यूम करवाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो क्या है कि वो, जैसे कि हमने अर्ली चाइल्डहुड कैरीज़ की बात की, तो वो उसकी तरफ लीड कर जाता है। इस तरह हम अवॉइड करते हैं कि बच्चों को बॉटल्ड या जो कैप्स वाली बॉटल होती हैं, उनकी बजाय हम जो ओपन ग्लास होता है ना, कप होता है, उसमें बच्चों को दूध दें। हालाँकि बच्चे ना जो ग्लास होता है ना, ये कप, उसमें दूध पीना नहीं पसंद करते। तो बच्चे क्योंकि लगे होते हैं वो आजकल जैसे बॉटल्ड फीडिंग, क्योंकि माँओं ने इस चीज़ पे उनको लगाया होता है। तो हमने उनको जो है वो स्टार्ट से इस चीज़ पे रखना है कि जब एक स्पेसिफिक एज उनकी आ जाती है, जैसे कि वो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमने उनकी बॉटल फीडिंग छुड़वा देनी होती है। अ, इसमें ना मदर्स को चाहिए कि बच्चों को फैसिलिटेट करें, कि बच्चों को बताएँ कि ये चीज़ जो है वो ऑकवर्ड है, ये एम्बैरेसिंग लगती है। क्योंकि अब आप जो है वो बड़े हो रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपको इस तरह दूध कंज़्यूम करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार अच्छे से वॉश नहीं होती मटीरियल, उसका इस तरह सा होता है और न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपर बच्चा जो है वो सही से अच्छे से कंज़्यूम नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए हम प्रेफ़रेबली कहते हैं कि कप या ग्लास में जो है वो कंज़्यूम करे।
बिल्कुल ऐसे। और दूसरा अच्छा, ये यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन था कि शेक्स लंच में बच्चे के लिए कैरी करना, आई थिंक शेक्स लंच में बच्चे के लिए कैरी करना डिफिकल्ट होता है। आपने जरूरी नहीं है कि आप लंच में उसको दो, आप उसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। और इवनिंग में भी आप लोग उसको दे सकते हो। लंच में तो आप जो आप चीज खा रहे हो ना वेजिटेबल से, स्पेशली जो भी चीजें बनती हैं लंच में, हम जो है वो वेजिटेबल्स रिकमेंड करते हैं, तो आप वो चीज बच्चे को वही अपने साथ में खिलाओ। क्योंकि एक जब एज आती है वहां पे हमने बच्चे को ना डाइट को थोड़ा चेंज करना होता है, उसको थोड़ा सॉलिड डाइट की तरफ लेके आना होता है, उसमें उसकी डाइट में थोड़ी वैरायटी लेके आनी होती है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आपने शेक्स जो है वो लंच में ही देने हैं, आप ब्रेकफास्ट के साथ उसको दे सकते हो, ठीक है। या ब्रेकफास्ट में नहीं दे रहे तो उस हल्का फुल्का नाश्ता करने के थोड़ी एक आध घंटा बाद उसको कोई शेक दे दो, या शाम में आप उसको दे दो या रात में दे दो। इसमें ये नहीं है कि अगर लंच में है तो वो उसको लंच में ही देना है। जी सर। बिल्कुल ठीक है मैडम आपने। और अच्छा हो गया सेशन। बाकी अगर बच्चों को कोई डिस्कशन है, पार्टिसिपेशन है, तो वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ ऐड करनी हो हाँ है तो कोई बच्चा मतलब वो कर सकता है। इनबॉक्स में करना चाहिए, इनबॉक्स में कर लें। और वैसे ऑडियो पे तो ऑडियो पे भी मतलब डिस्कस कर सकते हैं। बाकी वो अगर बॉटल फीडिंग में वो बॉटल फीडर मतलब फीडर जो वगैरह या आप टीथर वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या पेस्टिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो मतलब वो फूड ग्रेड मटेरियल है वो आपका बिस्फिनोल ए फ्री होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बिस्फिनोल ए है वो काफ़ी कार्सिनोजेनिक उसके इफेक्ट हैं और बच्चों में मतलब जो वो कैंसर काजिंग कर सकते हैं। और दूसरा उसमें ये कि जो हाइजीन का मैडम ने बताया कि वो पर्सनल हाइजीन और इसका बड़ा अच्छे से आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चे को जो है मतलब वो किसी किस्म की कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। क्योंकि अगर हाइजीन अच्छी नहीं है तो बच्चे को डायरिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और बच्चे की इम्यूनिटी पुअर भी हो सकती है। मैडम कल के असाइनमेंट के लिए मतलब आपने क्वेश्चन बना के शेयर कर देने हैं मुझे और बच्चों को फिर वो असाइनमेंट दे देंगे। तो नेक्स्ट वीक तक फिर जी बच्चे जो है सर, ये हर लेक्चर से रेलेवेंट होती है, ये रिटर्न फॉर्म में होती है या आप ऑरली करते हैं? मैम रिटर्न फॉर्म में बच्चे जो है वो मेल कर देते हैं और उनके फिर मार्क्स वगैरह लग जाते हैं जो इस वीक का लेक्चर होगा इसके रेलिवेंट। वैसे ये ज्यादा बेस्ट है कि अगर आप ऑरली करें लेक्चर के बाद या फिर नेक्स्ट डे, रख लेते हैं मैडम ऑरली आप। जो है वो बच्चे उस चीज को प्रेजेंट करें। ठीक है, हम एक एक जो है वो दिन डिसाइड कर लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे कोई हाँ भी। जी। तो हम उस दिन बच्चों को मतलब आप टॉपिक जो है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, कोई भी हो सकता है कि कॉमन फूड एलर्जी इन चिल्ड्रन, ठीक है। और मतलब हाँ जी। कोई भी मतलब हम वो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट कोई भी शेयर कर सकते हैं। फीडिंग प्रैक्टिस क्या है, मतलब कॉम्प्लीमेंट फीडिंग में किस तरह हम वो लेकर चल सकते हैं। तो आप शेयर कर दीजिएगा, कुछ हम भी ऐड कर लेंगे जी। तो बच्चों को वो दे देंगे। तो जो भी हाँ डेट जी। डिसाइड होगा फिर वो आपको मतलब वो दे देंगे, ठीक है। जी। तो अटेंडेंस होगी बच्चों। तो आज के लिए मैडम आपका थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से मतलब वो पार्टिसिपेट किया और अच्छी डिस्कशन रही। जी। चलें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह ठीक हाफिज़। है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।